Good morning and welcome back to Dronacharya IAS YouTube channel. This is our daily newspaper video. So आज है 21st ऑफ फरवरी, तो चलिए देख लेते हैं कि आज के हमारे द हिंदू न्यूज़पेपर में वैसे कौन कौन से न्यूज़ आर्टिकल्स हैं जो यूपीएससी प्रिपरेशन पर्सपेक्टिव से हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हैं और जिन आर्टिकल्स को हम इस वीडियो में ब्रीफली डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आज हम बात करेंगे इज़राइल और हमास के वॉर के बारे में। देखें, हम इसे गाज़ा वॉर भी कह सकते हैं। सो व्हाट इज़ हैपनिंग इज़ कि यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में एक रेजोल्यूशन आता है जिसमें ये अर्ज किया जाता है कि इमीडिएटली जो इज़राइल गाज़ा वॉर चल रहा है इसके ऊपर सीज़ फायर इमीडिएटली अप्लाई होना चाहिए। लेकिन अपडेट ये है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यूएस ने इस रेजोल्यूशन के ऊपर वीटो कर दिया है। तो हम समझेंगे कि ये पहली बार नहीं है एक तो कि यूएस ने वीटो किया हो जब भी इस वॉर को लेकर सीज़ फायर की बात आ रही है। दिस इज़ द थर्ड टाइम जब यूएस ने ऐसी रेजोल्यूशन के ऊपर वीटो किया है और यूएस ने कहा है कि नहीं, आप सीज़ फायर ऐसे नहीं हम कर सकते। जो नेगोशिएशंस चल रही हैं इज़राइल और हमास के बीच में ये उसको फेल कर देगा। तो ये देखते हुए हम इस सीज़ फायर की कॉल को वीटो करते हैं। ठीक है, तो एक तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझेंगे कि यूएस के वीटो करने से ये रेजोल्यूशन कैसे ड्रॉप हो जाता है, क्या इसके पीछे लॉजिक है वो हम यहाँ पे बात करेंगे। इसके अलावा विल टॉक अबाउट इम्पोर्ट ड्यूटीज़। देखें, इंडिया में यूएस से कुछ जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स आते थे उनके ऊपर काफ़ी हैवी इम्पोर्ट ड्यूटी लगती थी, जैसे कि ब्लूबेरीज़, कॉटन, क्रैनबेरीज़। लेकिन अब अपडेट ये है कि काफ़ी ज़्यादा इन इम्पोर्ट ड्यूटीज़ को स्लैश डाउन किया गया है, जिससे कि यूएस का ये जो प्रोडक्ट्स हैं उनके लिए इंडिया एज अ बिग मार्केट के तौर पे ओपन होने वाला है। गौरतलब बात यह है कि जो प्रोडक्ट्स यहाँ पे मेंशन हैं वो इंडिया उनको प्रोड्यूस नहीं करता, इंडिया में उनकी प्रोडक्शन नहीं होती। तो इसीलिए इंडियन मार्केट में इनका एक्सेस बढ़ाने के लिए इन प्रोडक्ट्स के ऊपर जो इम्पोर्ट ड्यूटी लगाई जाती थी इंडिया के तरफ से उसे काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप किया गया है। तो वो यहाँ पे देखेंगे। देन विल टॉक अबाउट एक इशू काफ़ी ज़्यादा रिसेंटली अखबारों में आ रहा है, विच इज़ ऑन द राइट ऑफ मेंटेनेंस। ठीक है, कि कोई अगर डाइवोर्स्ड मुस्लिम विमेन है, अब यहाँ पे रिलीजन और पर्सनल लॉस का जो इशू है वो रेज हो रहा है कि एक डाइवोर्स्ड मुस्लिम विमेन का राइट टू मेंटेनेंस कैसे है। ठीक है, आफ्टर डाइवोर्स। तो वो हम यहाँ पे समझेंगे कि किस पर्सपेक्टिव से एक पर्सनल लॉ आता है और एक हमारे पास सीआरपीसी है, कौन कौन से क्या प्रोविजंस हैं। विल ट्राई टू पुट अ लाइट ऑन दैट। देन विल टॉक अबाउट लैब ग्रोन डायमंड्स। वेरी इंपॉर्टेंट, हम लैब ग्रोन डायमंड्स के बारे में देखेंगे बिकॉज अगर इनकी ग्रोथ देखी जाए इन टर्म्स ऑफ द ट्रेड, इन टर्म्स ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द ट्रेड दैट इज़ हैपनिंग एंड द ग्रोथ, तो बहुत ज़्यादा प्रोजेक्टाइल आपको लैब ग्रोन डायमंड्स की ग्रोथ देखने के लिए मिलेगी एंड इट इज़ पुटिंग अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन द नेचुरल जेम्स इंडस्ट्री। तो पहले तो ये समझेंगे कि डायमंड्स लैब में कैसे ग्रो हो सकते हैं। ठीक है, लैब ग्रोन डायमंड्स, नेचुरली जो जेम्स हैं, जो डायमंड्स हैं वो कैसे बनते हैं, लेकिन यहाँ पे डायमंड्स को लैब में बनाया जाता है। तो इसकी डिटेल्स देखेंगे। लास्टली वी नो कि फार्मर्स प्रोटेस्ट चल रहा है, फार्मर्स 2.0 भी इसे कहा जा रहा है प्रोटेस्ट को, एंड जानेंगे दैट वाई फार्मर्स आर प्रोटेस्टिंग, उनकी मेजर डिमांड्स क्या हैं, एक थोड़ी सी क्लैरिटी इस परस्पेक्टिव में भी हम क्लियर करेंगे। सो दीज आर द फ्यू आर्टिकल्स दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस in this particular video. So let's begin with our first article, which is important from international relations perspective. यहाँ पे हम इज़राइल गाज़ा वॉर की बात कर रहे हैं। ठीक है, सो अब जब हम यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की बात करते हैं उसकी कॉम्पोजिशन को आप समझिए। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है जी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में के 15 मेंबर्स होते हैं और इन 15 मेंबर्स में से जो 5 मेंबर्स होते हैं दे आर दी परमानेंट मेंबर्स और रेस्ट ऑफ दी 10 आर नॉन परमानेंट मेंबर्स। ठीक है जी, 5 परमानेंट मेंबर्स हैं और 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यूएन का एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है। ठीक है, हम देखते हैं कि टोटल 6 ऑर्गन्स होते हैं यूनाइटेड नेशंस के, तो उनमें से एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन जो है दैट इज़ यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल। ठीक है, अब इसका काम क्या है,
इसका काम है टू मेंटेन द इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, एज द नेम सजेस्ट सिक्योरिटी काउंसिल। तो इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी मेंटेन करना इसकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और इसका जो हेड क्वार्टर है दैट इज एट न्यूयॉर्क। ठीक है, अब हम क्या बात कर रहे हैं कि इस काउंसिल के 15 मेंबर होते हैं। 5 मेंबर्स आर परमानेंट मेंबर्स वेयर एज 10 मेंबर्स आर नॉन परमानेंट। परमानेंट मेंबर्स कौन कौन से हैं? दिस इज़ वेरी बेसिक, आपको इन मेंबर्स के नाम पता होने चाहिए। दे आर यूएस, रशिया, चाइना, फ्रांस एंड यूके। ठीक है, यूएस, रशिया, चाइना, फ्रांस एंड यूके, दीज आर दी परमानेंट मेंबर्स। इसके अलावा जो नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं इनको 2 साल के लिए, 2 ईयर टर्म के लिए इलेक्ट किया जाता है। ठीक है जी, अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि ईच ईयर हमारे पास ये जो इलेक्शन जो है वो चलती रहती है, वो बात अलग से करेंगे हम यहाँ पे। लेकिन अब हुआ क्या है, प्रेजेंटली अपडेट ये है कि जब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में ये रेजोल्यूशन लाया गया तो इसमें मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल दे वोटेड इन द फेवर कि येस इमीडिएटली सीज फायर होनी चाहिए इजराइल और हमास के बीच में। लेकिन यहाँ पे यूएस ने क्या कर दिया, वीटो कर दिया, जिससे कि ये जो डिमांड थी ये ब्लॉक हो गई। ये रेजोल्यूशन अरब नेशंस की तरफ से आया था विच वॉज लेड बाय अल्जीरिया, एंड इस रेजोल्यूशन को कल वोटिंग के लिए रखा गया। एंड इसमें यूएस की वजह से विच इज़ सेड टू बी द की अलाई ऑफ इज़राइल, एंड इन्होंने इसे लेकर वीटो किया है एंड कहा है कि इससे जो नेगोशिएशंस हो रही थी उनका जो रिज़ल्ट है वो नहीं निकल पाएगा, तो इसीलिए सीज़ फायर ऐसे नहीं आने चाहिए। अब जब हम मेजर मेंबर्स देखते हैं ना, देखो यूके अब्सटेन फ्रॉम वोटिंग, यूके ने तो वोट नहीं किया, लेकिन यूएस ने यहाँ पे वीटो किया। अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल द 13 मेंबर्स, यहाँ से आपके 10 नॉन परमानेंट और ये 13 मेंबर्स दे वोटेड कि येस हमें यहाँ पे सीज फायर करनी चाहिए। सिर्फ यूएस ने क्या कर दिया, वीटो कर दिया, तो ये ब्लॉक हो गया। क्यों ब्लॉक हो गया? याद रखेंगे कि जब भी कभी सिक्योरिटी काउंसिल में कोई भी डिसीजन जब पास होना होता है तो अगर किसी एक भी परमानेंट मेंबर ने वीटो कर दिया, एवरी मेंबर हैज़ 1 वीटो, ठीक है, लेकिन अगर किसी परमानेंट मेंबर ने वीटो कर दिया तो वो वहीं पे क्या हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है। तो वही चीज़ यहाँ पे हुई, सिर्फ यूएस ने यहाँ पे वीटो किया एंड ये जो रेजोल्यूशन था ये ब्लॉक हो चुका है। तो यहाँ से एक तो हमें फंक्शनिंग भी समझ में आ गई कि किस तरीके से यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर ये जो परमानेंट और नॉन परमानेंट मेंबर्स की पावर्स में क्या डिफरेंस है। और यहीं से जब हम यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को अलग से स्टडी करते हैं तो इसी चीज़ को हम एज अ कॉन में भी लिखते हैं, एज अ ड्रॉबैक भी लिखते हैं कि किस तरह ये जो एक पावर का आपको डिफरेंस यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है। एक परमानेंट मेंबर के वीटो करने से रेस्ट ऑफ द 13 हु वोटेड इन द फेवर उनका डिसीजन मायने नहीं रखता। ये जो रेजोल्यूशन है ये ब्लॉक हो चुका है। तो ये बात यहाँ पे है। अब अपडेट ये आ रहा है कि जो इज़राइल है इट इज़ preparing to attack the southernmost गाज़ा स्ट्रिप सिटी जिसका नाम है रफ़ा। हमने कुछ दिन पहले बात की थी एंड रफ़ा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज जब इस वॉर की शुरुआत होती है देयर सो मेनी पीपल हु मूव्ड टू द सदर्न सिटी रफ़ा एंड काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी है यहाँ पे। और अब यहाँ पे इज़राइल की प्रिपरेशंस चल रही हैं। हालांकि यूएस कह रहा है कि नो नेगोशिएशंस आर गोइंग ऑन, इजिप्ट के साथ हम मिलकर इज़राइल के साथ मिलकर हम नेगोशिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप वो मत कीजिए कि आप सीज़ फायर मत कीजिए, हमारी नेगोशिएशन सारी वेस्ट हो जाएंगी। तो ये यहाँ से अपडेट आ रहा है हमारे पास। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे लैब ग्रोन डायमंड्स के बारे में। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले एज द नेम सजेस्ट लैब ग्रोन डायमंड्स कहाँ पे मैन्युफैक्चर होते हैं? लैब्स में मैन्युफैक्चर होते हैं, लैबोरेटरीज़ में मैन्युफैक्चर होते हैं। वेयर एज आपके जो नेचुरली अकरिंग डायमंड्स हैं वो नेचुरल फिजिकल कंडीशंस में इनकी फॉर्मेशन होती है। सिर्फ ये डिफरेंस है। लेकिन अगर आप इनकी केमिकल कॉम्पोजिशन देखने जाएंगे, आप इनकी फिजिकल कॉम्पोजिशन प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, वो सब सेम है।
केमिकल कॉम्पोजिशन भी सेम है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी सेम है, ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ भी सेम है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि लैब ग्रोन डायमंड्स लैब्स में बनते हैं और जो आपके नेचुरल डायमंड्स हैं वो नेचुरली बनते हैं। लेकिन एक और चीज़ है कि आपके जो नेचुरली डायमंड्स जो फॉर्म होते हैं दे टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स टू फॉर्म। जब कार्बन डिपॉजिट आपके अर्थ में बरी होता है अंडर हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर, धीरे 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 एक्सट्रीम हीट और प्रेशर में वो जो कार्बन के डिपॉजिट्स हैं वो किस में कन्वर्ट होते हैं? डायमंड में कन्वर्ट होते हैं। यही तो इसके पीछे फंडा है। अब इसी सेम चीज़ को मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी यूज़ किया। अगर आपको लैब ग्रोन डायमंड्स बनाने हैं तो 2 टेक्निक्स आती हैं यहाँ पे, ध्यान से देखेंगे। एक टेक्निक है जिसे हम कहते हैं हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, बिकॉज ऐसे ही कहाँ पे बनता है? नेचुरली बनता है, ठीक है। और दूसरी टेक्निक है केमिकल वेपर डेपोजिशन। याद रखेंगे ये 2 चीज़ें, ये तो आपको याद रहेगा ही, हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर तो याद रहेगा ही। केमिकल वेपर डेपोजिशन जो है ये टेक्निक भी आप याद रखेंगे। इन दोनों टेक्निक को यूज़ किया जाता है। सबसे पहले याद रखेंगे कि जब लैब्स के अंदर डायमंड्स को ग्रो किया जाता है तो इसकी शुरुआत होती है एक सीड से। किससे होती है? एक सीड से। सीड इज़ बेसिकली द स्लाइस ऑफ अ डायमंड। डायमंड का एक छोटा सा स्लाइस यूज़ किया जाता है जिसको बोला जाता है सीड। और फिर इस सीड को ग्रो करवा के जो आपका आर्टिफिशियल डायमंड है, लैब ग्रोन डायमंड जो है वो प्रोड्यूस किया जाता है। अगर हम बात करें HT मेथड, हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर में, तो इसमें क्या करते हैं? यहाँ पे यूज़ किया जाता है प्योर ग्रेफाइट कार्बन, ठीक है, प्योर ग्रेफाइट कार्बन। और इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा हाई टेम्परेचर, काफ़ी ज़्यादा हाई प्रेशर एक्सर्ट किया जाता है, जिससे कि ये जो सीड के आसपास ये ग्रो होना शुरू होता है। इस ग्रेफाइट कार्बन से, प्योर ग्रेफाइट से कार्बन आता है और वो डायमंड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। दूसरी मेथड है हमारे पास केमिकल वेपर डेपोजिशन। इसमें क्या किया जाता है कि ये जो सीड है इसे हीट किया जाता है। इट इज़ हीटेड अप टू 800 डिग्री सेल्सियस। एक सील्ड चैम्बर में इस सीड को रखा जाता है और इसको हीट किया जाता है और इस चैम्बर के अंदर एक कार्बन रिच गैस डाली जाती है। यहाँ पे जो गैस होती है दैट इज़ कार्बन रिच गैस। तो यहाँ पे क्या है, जो गैस है वो इस सीड के पास के ऊपर स्टिक करना शुरू कर देती है और धीरे 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 ये जो सीड है ये एक डायमंड बिल्ड होना यहाँ पे शुरू हो जाता है। ये 2 मेथड्स हैं आपके लैब ग्रोन डायमंड्स की, ठीक है। इनको इंडस्ट्रियल पर्पसेस में बहुत यूज़ करते हैं। आपको पता होगा कि जो डायमंड है इनको मशीन्स में यूज़ किया जाता है, इनको टूल्स में यूज़ किया जाता है, बिकॉज इनकी हार्डनेस बहुत ज़्यादा होती है और इनके पास स्ट्रेंथ बहुत होती है, जिसकी वजह से कटर्स जो होते हैं, ब्लेड्स जो होते हैं, उनके अंदर डायमंड्स को यूज़ किया जाता है, ठीक है। और जो आपका प्योर सिंथेटिक डायमंड्स हैं, इवन उनको इलेक्ट्रॉनिक्स में भी यूज़ करते हैं एज अ हीट स्प्रेडर, ठीक है। जहाँ पे भी आपके पास हाई पावर लेज़र डायोड्स होते हैं, उन सब एरियाज़ में इन्हें यूज़ किया जाता है। अब जब बात आती है सिग्निफिकेंस की, तो ये देखा जाता है कि ऐसा डायमंड जो लैब में ग्रो हुआ है उसका इन्वायरमेंट फुटप्रिंट भी काफ़ी लेस है एज़ कम्पेयर टू द नेचुरली अकरिंग डायमंड। और आजकल इवन इस चीज़ को और प्रोमिनेंट करने के लिए ये भी कहा जा रहा है कि जो एनर्जी चाहिए अगर वो रिन्यूएबल एनर्जी से ली जाए, जैसे कि सोलर एनर्जी से लैब अपनी एनर्जी ड्राइव करे, तो इसका जो कार्बन फुटप्रिंट है वो काफ़ी ज़्यादा कम है। और ये भी कहा जाता है कि इट टेक्स लेस देन 10 टाइम्स मोर एनर्जी टू एक्सट्रैक्ट द नेचुरल डायमंड फ्रॉम द अर्थ। तो इसीलिए इसकी सिग्निफिकेंस बहुत है। अब इंडिया के लिए हम ये पर्सपेक्टिव में इसलिए बात कर रहे हैं बिकॉज इंडिया इज़ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कटिंग एंड पॉलिशिंग सेंटर फॉर डायमंड्स। 90% जो पॉलिश डायमंड्स हैं वो इंडिया से जाते हैं। तो इंडिया में डायमंड की पॉलिशिंग और कटिंग के लिए काफ़ी हाईली स्किल्ड लेबर है। वी हैव कटिंग एज टेक्नोलॉजी एंड वी ऑल्सो हैव लोअर कॉस्ट। और इंडिया में भी गुजरात का जो सूरत है दैट इज़ द ग्लोबल हब फॉर डायमंड मैन्युफैक्चरिंग।
और यहाँ से जो बिगेस्ट मार्केट है डायमंड्स के लिए दैट इज़ यूएस, एंड सेकेंड नंबर पे आता है चाइना। तो आज के टाइम पे हम देख रहे हैं कि इंडिया में लैब ग्रोन डायमंड्स का जो कंट्रीब्यूशन है, जो ग्रोथ है वो काफ़ी ज़्यादा हो रही है। जो एक्सपोर्ट्स हैं लैब ग्रोन डायमंड के इंडिया से वो ट्रिपल हो चुके हैं, वेयर एज अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो 25% का राइज वॉल्यूम में देखने के लिए मिल रहा है अगर हम लास्ट ईयर की बात करें। ठीक है, सो ये एक पर्सपेक्टिव आपको पता होना चाहिए अबाउट द लैब ग्रोन डायमंड्स। इंडिया के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इंडिया बीइंग द लार्जेस्ट कटिंग एंड पॉलिशिंग सेंटर फॉर डायमंड्स। मूविंग अहेड, इकोनॉमी पर्सपेक्टिव से एक बात याद रखेंगे कि जो यूएस से हमारे पास कुछ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस जो आते थे उनके ऊपर पहले काफ़ी हैवी इम्पोर्ट ड्यूटी लगाई जाती थी, उन्हें थोड़ा सा कट डाउन किया है। जैसे कि फ्रोज़न टर्की, ब्लूबेरीज, क्रैनबेरीज, इन और जो एक एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल कॉटन आती है ELS कॉटन, तो इन सब के ऊपर लगाई गई इम्पोर्ट ड्यूटी को रिड्यूस किया गया है, जिससे कि इंडिया के जो कंज्यूमर्स की डिमांड है इन आइटम्स को लेकर वो पूरी हो पाएगी, बिकॉज ये सभी आइटम्स नेचुरली इंडिया में ग्रो नहीं होती हैं। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है दैट इज़ अबाउट राइट टू मेंटेनेंस। ठीक है, अब क्या है कि रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया है दैट दे विल एग्जामिन कि कुछ जो पर्सनल लॉज एग्जिस्ट करते हैं, डू दे डिवोर्स मुस्लिम विमेन फॉर अवेलिंग द मेंटेनेंस, क्योंकि हमारे पास CRPC का सेक्शन 125 ये कहता है कि डाइवोर्स्ड विमेन के पास राइट टू मेंटेनेंस है। ठीक है, मेंटेनेंस टू द वाइफ, मेंटेनेंस टू चाइल्ड एंड पेरेंट्स, ये सब सेक्शन 125 ऑफ CRPC जो है वो देता है। ये उन सब विमेन के ऊपर अप्लाई होता है रिगार्डलेस ऑफ द रिलीजन, जिनको डाइवोर्स मिला है उनके हस्बैंड से, एंड दोज हु हैव नॉट रीमैरिड। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि एक तो यहाँ पे ड्यूरेशन की जब हम बात करते हैं, ये मेंटेनेंस तब तक ऑर्डर किया जाता है जब तक कि वाइफ रीमैरी नहीं करती, और तब तक बच्चों के केस में जब तक कि वो उनको मेजॉरिटी उनकी एज जो है वो अडल्ट नहीं हो जाते। तो अब इशू क्या है? इशू ये है कि एक डिस्प्यूट राइज होता है जब तेलंगाना हाई कोर्ट की डायरेक्शन के ऊपर एक मुस्लिम मैन चैलेंज करता है। तो तेलंगाना के हाई कोर्ट ने डायरेक्ट किया इस मुस्लिम मैन को कि वो 10,000 रुपये का इंटरिम मेंटेनेंस दें अपनी फॉर्मर वाइफ को। लेकिन उन्होंने ये चैलेंज किया कि नहीं, ये जो मेंटेनेंस इस केस में ऑर्डर किया गया है इट शुड बी गवर्न्ड बाय द प्रोविजंस ऑफ मुस्लिम विमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डाइवोर्स एक्ट ऑफ 1986। तो मतलब जैसे कि नाम बता रहा है कि ये एक अलग से एक पर्सनल लॉ के तौर पे आ जाता है जो कि मुस्लिम विमेन को लेकर बनाया गया है ऑफ 1986, मुस्लिम विमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डाइवोर्स एक्ट ऑफ 1986। ये एक रिलीजन स्पेसिफिक लॉ है। हालांकि CRPC वॉज ओपन टू ऑल रिलीजन्स, रिलीजन का उसमें कोई रोल नहीं है, लेकिन ये जो लॉ है दिस इज रिलीजन स्पेसिफिक लॉ। इसे इनैक्ट किया गया था बेसिकली शाह बानो केस में सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई थी उसे ओवरराइड करने के लिए, जिसमें यह अपहेल्ड किया गया था कि मुस्लिम विमेन अपना मेंटेनेंस का जो राइट है वो इंश्योर कर सकते हैं अंडर CRPC। ठीक है, तो ये जो मुस्लिम विमेन का जो राइट आता है इसमें मुस्लिम विमेन को प्रोटेक्ट किया जाता है फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड, जब तक कि वो अपना मेंटेनेंस जो है वो क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे एक चीज़ जो आती है दैट इज़ इद्दत। इसके एक्ट में ये किया जाता है कि जो डाइवोर्स विमेन है वो मेंटेनेंस रिसीव कर सकती है अपने फॉर्मर हस्बैंड से ड्यूरिंग दी इद्दत पीरियड ओनली। अब इद्दत का मतलब होता है वेटिंग पीरियड, जिसको यूजुअली 3 मंथ्स रखा जाता है, या तो डाइवोर्स के बाद का होता है या फिर अगर हस्बैंड की डेथ हो जाए तो उसके बाद का, कि जिसके बाद शी कैन रीमैरी। तो इस एक्ट में ये बोलते हैं कि जो मेंटेनेंस है वो सिर्फ इद्दत पीरियड में दी जाएगी जो कि 3 महीने का होता है। लेकिन जो CRPC का एक्ट है वो ये कहता है कि जब तक कि विमेन रीमैरी नहीं होती तब तक जो फॉर्मर हस्बैंड है वो मेंटेनेंस जो है वो देगा। यहाँ पे आपको इशू समझ में आ गया। तो अब क्या हुआ, तेलंगाना के कोर्ट ने CRPC के बेसिस पे बोला कि 10,000 रुपये मेंटेनेंस मिलना चाहिए, लेकिन डिस्प्यूट कहाँ से रेज हुआ, जब उन्होंने कहा कि नहीं, वी वांट कि ये जो आपने डायरेक्शन दी है आप इसे मुस्लिम
वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डाइवोर्स एक्ट ऑफ 1986 के बेसिस पे दें, जिसमें सिर्फ और सिर्फ इद्दत पीरियड में मेंटेनेंस दी जाती है। ये बात समझ में आ गई। तो इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है? सुप्रीम कोर्ट हैज़ क्लैरिफाइड कि ये जो मुस्लिम्स का जो 1986 का एक्ट है, ये नहीं कह रहा कि डाइवोर्स मुस्लिम विमेन को वो पिटिशन फाइल नहीं कर सकते अंडर CRPC। दो लॉ ज़रूर हैं, 2 लॉज कैन प्रिवेल, लेकिन ये जो मुस्लिम एक्ट है वो ये नहीं कह रहा कि अगर कोई मुस्लिम विमेन है तो उसको सिर्फ और सिर्फ 1986 वाले मुस्लिम एक्ट के थ्रू ही मेंटेनेंस देनी होगी। वो मुस्लिम विमेन CRPC के सेक्शन 125 के तहत जब तक कि वो रीमैरी नहीं हो जाती तब तक के लिए भी वो मेंटेनेंस जो है, राइट टू मेंटेनेंस ले सकती है। ये बात समझ में आ गई। तो ये एक इशू चल रहा था। सिर्फ डिफरेंस इतना है कि मुस्लिम वाला जो एक्ट है उसमें इद्दत पीरियड तक मेंटेनेंस मिलती है, सिर्फ 3 मंथ तक मेंटेनेंस मिलती है, और जो CRPC है उसमें जब तक कि विमेन रीमैरी नहीं होती तब तक के लिए मेंटेनेंस ग्रांट की जाती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई बात नहीं, मुस्लिम लॉ भी है, ठीक है, लेकिन उसमें ये नहीं कहा कि मुस्लिम विमेन CRPC के थ्रू मेंटेनेंस नहीं ले सकती। तो ये चीज़ यहाँ पे हाईलाइट की गई है। लास्टली समझने की कोशिश करेंगे दैट फार्मर्स का जो प्रोटेस्ट चल रहा है, फार्मर्स 2.0, इस प्रोटेस्ट में उनकी मेजर डिमांड्स क्या है। हमने पहले भी देखा 2020 में जब 3 फार्म लॉज आते हैं जिसे गवर्नमेंट पास करती है, उस टाइम पे उनकी रिपील के लिए फार्मर्स ने प्रोटेस्ट किया और 2021 में वो सभी लॉज रिपील भी हुए। अब क्या है कि फार्मर्स जो हैं वो दोबारा दे आर मार्चिंग टुवर्ड्स दिल्ली, उनका दिल्ली चलो प्रोटेस्ट चल रहा है, इन विच दे आर डिमांडिंग द लीगल गारंटी फॉर MSP। ठीक है, अब जब हम उनकी की डिमांड देखते हैं तो की डिमांड फार्मर्स की है, वो एक 12 पॉइंट एजेंडा की बात करते हैं, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि MSP को लेकर एक गारंटी होना चाहिए, एक लॉ होना चाहिए विच गारंटीज द MSP, मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर ऑल क्रॉप्स। सब क्रॉप्स के लिए MSP होना चाहिए विच गारंटीज द मिनिमम सपोर्ट प्राइस। और ये जो MSP है ये किसके बेसिस पे कैलकुलेट किया जाए? ऑन द बेसिस ऑफ डॉक्टर MS स्वामीनाथन कमीशन रिपोर्ट। MS स्वामीनाथन कमीशन की जो रिपोर्ट थी, इसके बेसिस पे MSP को कैलकुलेट किया जाए। ठीक है, अब क्या है कि जो स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट है उसमें ये कहा था कि गवर्नमेंट को MSP एटलीस्ट 50% तक रेज करना चाहिए। किसके? इफ़ यू आर कैलकुलेटिंग द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, खेती में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसे आ रहा है उसको कैलकुलेट करके उसके ऊपर 50% उससे ज़्यादा होना चाहिए। और इसके लिए इस फॉर्मूला भी दिया जाता है विच इज़ C2 + 50% फॉर्मूला, C2 + 50% फॉर्मूला। ठीक है, अब जब यहाँ पे क्या किया जाता है, यहाँ पे कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो कैलकुलेट किया जाता है और लैंड का जो रेंट है वो कैलकुलेट किया जाता है, इसे इसको बोलते हैं C2, कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड रेंट ऑफ द लैंड, एंड टू गिव फार्मर्स 50% रिटर्न। ठीक है जी, ये एक तो ये डिमांड हो गई। इसके अलावा एक डिमांड है कि जो फार्मर्स और लेबरर्स का जो डेट है उसे फुल्ली वेव ऑफ किया जाए। देन जो लैंड एक्विजिशन एक्ट है 2013 का, उसको इम्प्लीमेंट किया जाए, जिसमें फार्मर्स का रिटन कंसेंट लिया जाए बिफोर एक्विजिशन ऑफ देयर लैंड, एंड अगर कोई कंपनसेशन होता है तो वो कलेक्टर रेट से 4 टाइम्स पे होना चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ मेजर डिमांड्स हैं। उसके अलावा कुछ बातें ये भी हैं कि इंडिया को WTO से विड्रॉ करना चाहिए और अपने सारे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स को फ्रीज कर दिया जाए, एंड फार्मर्स और फार्म लेबरर्स को पेंशन दी जाए, इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2020 का जो है उसे स्क्रैप डाउन किया जाए, 200 डेज की एम्प्लॉयमेंट दी जाए अंडर मनरेगा पर ईयर, एंड 700 रुपीज़ की डेली वेज के बेसिस पे। तो इस तरह के यहाँ पे काफ़ी डिमांड्स हैं, लेकिन जो मेजर वंस हैं वो हमने यहाँ पे देख ली, विच इज़ अबाउट द लॉ गारंटिंग दी MSP। इसके अलावा डेट वेवर की बात हो रही है। ठीक है, लैंड एक्विजिशन एक्ट की इम्प्लीमेंटेशन की बात हो रही है कि फार्मर्स से पहले रिटर्न कंसेंट लिया जाएगा एक्विजिशन से पहले, और जो कंपनसेशन है वो कलेक्टर रेट के 4 टाइम्स पे दिया जाना चाहिए। ठीक है, इस तरह की और भी काफ़ी ज़्यादा डिमांड्स हैं यहाँ पे।
तो ये एक आपको आइडिया यहाँ पे क्लियर होना चाहिए। सो दैट इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू ऑल इन माई नेक्स्ट वन। थैंक यू।